नमस्कार। छत्तीस के टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं राजेश श्यामकर जी, जो जमीन से जुड़कर राजनीति करते हैं और आज जिला पंचायत में अपना डंका बजा रहे हैं। राजेश जी, आप बताएंगे आपका बचपन कैसे बीता, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं बचपना तो मेरा पिताजी बीएसपी में थे, तो हम लोग बड़े काफ़ी गरीबी से गुजरे हैं। और शिक्षा के साथ जैसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया, तो दोस्तों के साथ मिलकर उनका कुछ काम करना, उनके सेवा भाव से एक मेरे को प्रेरणा मिली। उस हिसाब से फिर मैं 1993 में 12th पास किया हूँ। और मुझे मेरे मित्रों के जरिए, मोहल्ले वासियों के द्वारा प्रेरित किया गया कि मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं 1994 में मैं पहला पार्षद का चुनाव लड़ा हूँ। और वैसे तो 1990 से मैं भारतीय जनता पार्टी से एक कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा के इसमें मैंने संगठन में काम किया है। और 1994 में पहला चुनाव लड़ा तो मुझे सफलता नहीं मिल पाई उस वक्त, और काफ़ी गरीब बहुल क्षेत्र से मैं लड़ा था। तो उस वक्त कांग्रेस का बड़ा ट्रेड था, बीजेपी का कोई उतना पावर नहीं था। उस परिस्थिति में मैं पहली बार 1994 में पार्षद का चुनाव लड़ा। सफलता नहीं मिल पाई, मुझे पराजित हुआ। उसके बाद मेरे मन में एकदम जुनून सा छा गया कि मुझ में कुछ तो कमी है। तो मैंने उस कमियों को पूरा करता रहा। और फिर 99 में आरक्षण हुआ तो उसमें महिला हो गया। फिर मैं 2005 में वार्ड पुरुष आरक्षित हुआ, तो 2005 में मैंने फिर चुनाव लड़ा। और मुझे एक तरफा पूरे वार्डवासियों ने, जैसे एक बच्चे को गोद में उठाते हैं, वैसा मेरे को हाथों हाथ उठा लिए और एक तरफा मेरी लीड वहाँ से रही और मैं पार्षद रहा और नगर निगम में सामान्य प्रशासन विधि का चेयरमैन भी रहा। राजेश जी, पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो जनरली लोग उसमें ये सोचते हैं कि कोई अच्छी नौकरी देखा जाए, पैसे कमाने का देखा जाए, पर आप उसके विपरीत राजनीति में जाके सेवा करने की ये सोच कैसे आई? मैं जब स्कूल पढ़ा करता था तो मैं दोस्तों का एक जैसे अटैचमेंट होता है, हेल्प करना, तो उस वक्त भी मैं अल्प आयु में ही मैं मित्रों का हॉस्पिटल जाना, तो कभी स्कूल पढ़ते पढ़ते मित्रों के साथ झगड़ा हो जाना, थाना जाना, ये सब भाव मेरे में उस वक्त से पहले से था। वो धीरे धीरे सामने आने लगा और इष्ट मित्रों के जरिए ही प्रेरित होकर मैं राजनीति में आया। पिताजी बीएसपी में थे, हम 2 भाई 2 बहन, तो बड़ी काफ़ी कठिनाइयों से जीवन गुजर रहा था। लेकिन मेरे मन में कभी नौकरी करने की इच्छा कभी नहीं जागी। लेकिन पिताजी ने एक बार बीएससी में नौकरी लगाते हैं करके उन्होंने अपने से प्रयास किया। तो एक व्यक्ति थे वहाँ के दमदार भिलाई के, उनके जरिए उन्होंने बीएसपी में लगाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने पिताजी को साफ मना कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा। पर राजनीति ठीक है, आपने सेवा करने की सोचे, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पे आप हारने के बाद लगातार सेवा करते रहे, फिर लोगों ने हाथों हाथ लिया। पर उस समय तो पूरे इस पावर में कांग्रेस थी, कांग्रेस में जाने की क्यों नहीं सोची, भाजपा में क्यों? अब मैं थोड़ा सा शुरू से ही मैं हफ्ते में 2-3 दिन उपवास रहता था, धर्म के नाम से, पूजा पाठ के नाम से। और बीजेपी जो है, बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है एक हिंदू आइडियोलॉजी है, और वो मुझे एकदम से भा भी गई पार्टी में। और लगभग मेरे पूरे इष्ट मित्र जितने थे वो सारे के सारे कांग्रेस में थे, मैं अकेला बीजेपी में रहा। और बीजेपी का 1990 से लेके आज तक बीजेपी में हूँ मैं। तो उसमें फिर आपको ऐसे नहीं लगे कि उस समय तो तब जब आप कांग्रेस में, जब आप राजनीति में प्रवेश किए तो कांग्रेस शासन काल थी जी, तो आप और डबल विपरीत परिस्थितियों से जूझना नहीं पड़ा आपको?
बहुत 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 विपरीत परिस्थिति से बहुत जूझना पड़ा। मेरे को दोस्तों का काम कराने के लिए अधिकारियों के पास, अन्य नेताओं के पास सहारा मिलता था एक दूसरे से, लेकिन सहारा मिला मेरे को। अब मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही और काम भी लोगों का मैं करवाते रहा। परेशानियां तो बहुत आई इस बीच में, और कई लोगों ने बोले यार तू कहाँ बीजेपी में है। जैसे मैं कुछ कार्यकर्ताओं को बनाने के लिए जब जाता था बीजेपी के, तो उनके माता पिता गाली देते थे, तू हमारे बच्चे को कहाँ कौन सी पार्टी में लेके जा रहा है करके। तो क्योंकि उस वक्त बीजेपी को जानते ही नहीं थे। उस वक्त 1990 में 94 में तक बीजेपी को कोई समझता ही नहीं था कुछ। 2000 तक के बाद ही बीजेपी का कुछ एक पावर ग्राफ बढ़ा, अब बीजेपी को समझने लगे, नहीं तो अपने यहाँ तो बीजेपी थी ही नहीं। तो फिर राजनांदगांव शहर से आप भली भांति परिचित हैं, जी। यहाँ पे पूरे दोस्त है या परिचित यहाँ पे हैं। जी। आप पर ग्रामीण क्षेत्र से राजनीति ये कुछ ये ऐसी विडंबना है कि जब मैं, मेरी बचपन से शिक्षा जो है प्राइमरी में बापू स्कूल में हुई, फिर मैं स्टेट हाई स्कूल में पढ़ा कुछ दिन। तो स्टेट हाई स्कूल में ग्रामीण के मेरे इष्ट मित्र लोग थे। उसके बाद मैं 9-10 ग्रामीण क्षेत्र से किया, मनगटा से, मुड़ीपार से। हाँ वहाँ से पढ़ाई किया। मेरी खेती बाड़ी भी ग्रामीण क्षेत्र में है, घुमका क्षेत्र में, जराही में। और गांव वाले मेरे बचपन से ही मेरी सेवा को देखते हुए, भाव को देखते हुए, वहाँ के क्षेत्र के लोग, मैं पार्षद भी था, तो मैं शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी सेवा करते आया। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेरे से बड़े आकर्षित रहते थे। हमको कोई भी काम है तो हम राजेश श्यामकर को बताएंगे। ये ऐसा स्थिति परिस्थिति बनती रही। और इसके बाद मेरे को पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए फिर बहुत लोगों ने मना भी किया, भैया आपको जिला पंचायत लड़ना है या जनपद से लड़ना है। तो मैं मना करता रहा। बाकी लोग और भी इष्ट मित्र लोग हैं, इधर से कर रहे हैं, मैं शहर से कर रहा हूँ। तो फिर परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नहीं, अब मेरे को शहर छोड़ना ही पड़ेगा और मेरे को अपने एरिया में ही जाना पड़ेगा। मेरा बचपन से वैसे घनिष्ठता रही है, खैर जीटी, मनगटा, मुड़ीपार, अभी वर्तमान में मैं वहाँ से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ। आपका जो जिला पंचायत के आप सदस्य हैं, जो क्षेत्र है कि छोटा मोटा विधानसभा से कम नहीं है, खासकर हाँ। डोंगरगढ़ विधानसभा का काफी वो प्रभावशील एरिया जी है। हाँ, जी हाँ। तो उसमें बताएं कितनी संभावनाएं देखते हैं आप जिला पंचायत में? डोंगरगढ़ विधानसभा का पूरा शरीर जो बोला जाता है उसको घुमका क्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि सबसे अधिक बूथ 107 बूथ वहाँ हैं। बाकी डोंगरगढ़ शहरी क्षेत्र में मात्र 34 बूथ है, और डोंगरगढ़ ग्रामीण में 54 बूथ है। वहाँ डोंगरगढ़ पांडाधार में 84 बूथ है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है डोंगरगढ़ विधानसभा का, वो घुमका क्षेत्र है। और घुमका एक ऐसा क्षेत्र है कि पूरे डोंगरगढ़ विधानसभा की दारोमदार जिसको कहना चाहिए, वो घुमका क्षेत्र है। जो वहाँ से लीड किया वही आगे विधानसभा का जीतने का चांस ये उसका तो ज़्यादा अभी विधानसभा में भी ये तो स्पष्ट हो जी गया। हाँ, स्पष्ट हो गया। अभी जिस तरीके से आप विधानसभा चुनाव में ही जी तकरीबन लग ही रहा था कि आपको टिकट मिल ही रहा है, जी जी और लोगों में जिस तरह उत्साह था, जी और लोगों ने दबाव डाल के आपको निर्दलीय रूप से भरवा भी दिया, जी। तो उस समय कैसी परिस्थिति रही? मेरा मन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा हूँ, जी हाँ। और पूरा जीवन मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित होके, ये पूरे मेरे वरिष्ठ नेता लोग भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। लेकिन मैं भी बहुत मन से दुखी हुआ, क्योंकि इस वक्त जो जिला पंचायत मेरे क्षेत्र से और दूसरे मंडलों से भी उनकी चाहत थी कि यहाँ से टिकट किसी को मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, तो राजेश श्यामकर को मिलना चाहिए। ये उनका प्यार था, स्नेह था। पर मेरी भी इच्छाएं थी उनके साथ। लेकिन जब मेरी टिकट किस कारणवश से काटी गई मुझे तो अभी तक के ज्ञात नहीं है। अब मैंने काफ़ी समय से डोंगरगढ़, साथ ही साथ मैं डोंगरगढ़ विधानसभा की भी तैयारी करते आया हूँ, काफ़ी वर्षों से कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी ने कैसा मूल्यांकन करी और मेरा टिकट काटी, ये मुझे पता नहीं। लेकिन पार्टी का निर्णय मैं उसको सर्वोपरि मान के तो चुप बैठ गया था। लेकिन कार्यकर्ताओं ने, वहाँ की जनता ने प्रतिदिन आके मेरे को कहने लगे कि आप निर्दलीय रूप में फॉर्म भरो, हम आपके साथ हैं, जिताने की जवाबदारी हमारी है, हम साथ साथ काम भी करेंगे
और आपके लिए आर्थिक स्वेच्छा से धन भी खर्च करेंगे, लेकिन आपको नामांकन भरना है। तो मेरा मन तो था नहीं, लेकिन जब मेरे को काफ़ी प्रेशर आया कार्यकर्ताओं का, गांव वालों का, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र का, कि नहीं राजेश भैया आपके साथ प्रति वर्ष गलत हो रहा है। मैं 2003 से टिकट मांगते आ रहा हूँ वैसे तो 2003 में भी टिकट नहीं मिली मेरे को, 2008 में भी टिकट नहीं मिली, 2013 में भी नहीं मिली। फिर उसके बाद बड़ा आश्वासन मिला कि 2018 में राजेश श्यामकर को दिया जाएगा, लेकिन परिस्थितियाँ क्या बनी उस वक्त भी मेरे को समझ नहीं आया, और 2018 में भी मेरी टिकट काटी गई तो मैं बहुत दुखी था। उससे ज़्यादा दुखी अब रहा 2023 के चुनाव में कि सारे सर्वे में हर जगह पूरी जनता के बीच में पूरी जनता की आवाज़ थी पूरी विधानसभा क्षेत्र की कि राजेश श्यामकर को ही टिकट मिले। उसके बाद मेरी टिकट जब कटी तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था। मैं काफ़ी दिनों तक विचलित रहा, और फिर कार्यकर्ताओं के साथ में फिर उनका मैं दिल तोड़ नहीं पाया। इससे मेरे कई इष्ट मित्र लोग टूटे हैं। मैंने जब नामांकन वापस लिया तो मेरे बहुत से इष्ट मित्र पत्रकार बंधु लोग भी मेरे नाराज़ हुए कि आपने वहाँ से नामांकन वापस लेके बहुत गलत काम किए करके। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा काफ़ी स्नेह रहा है और मैं उनको अपना एक आइडियल गुरु मानता हूँ। और उन्होंने जब कहा कि राजेश कहीं ना कहीं सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, मैं बोला साहब एडजस्ट करे या ना करे आपकी बातें ही सर्वोपरि है मेरे लिए। आपने कह दिया मैं नामांकन वापस ले लूँगा। पर जिस तरीके से अभी भाजपा चल रही है, कर्मठ कार्यकर्ताओं को कहाँ से कहाँ तीसरी लाइन से चौथी लाइन से उठा के सामने कभी सीएम बना रही है, कभी ये पोस्ट दे रही है, तो इस प्रकार से आपको लगता नहीं कि आपने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया? बिल्कुल। बीजेपी ही आपकी नहीं बिल्कुल राजनीतिक बिल्कुल धारा है? नहीं, मेरी तो बीजेपी पार्टी जो है मेरी प्राथमिकता है, क्योंकि मैं शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा हूँ। मैंने कदम उठाने के बाद भी मेरे को आत्मग्लानि हुई, आज भी मुझे आत्मग्लानि है कि मैंने लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में या कार्यकर्ताओं के कहने पे मैंने नामांकन भरा और तुरंत मैंने वापस भी ले लिया। डॉक्टर साहब के कहने पे मैं तुरंत वापस ले लिया। आज जो दिख रहा है आप लोगों को जैसे, तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक रंग को राजा बनाती है और राजा को रंग भी बना देती है। जब वो पार्टी के विपरीत अगर काम करता है तो उसको राजा को भी रंग बनाने में पीछे नहीं रहती। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं के लिए ही पार्टी है और कार्यकर्ताओं के लिए ही काम करती है। समाज से और कार्यकर्ता जो है समाज के लिए काम करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। आज पार्टी में जो हुआ है आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हर एक निष्ठावान कार्यकर्ता को कहीं न कहीं उसके दायित्वों के हिसाब से निर्वहन करने के लिए उसको अवसर देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो निर्णय लिए है बहुत ही अच्छा निर्णय लिए, सबको अवसर दे रही है पार्टी। आज अभी उदाहरण के लिए मेरे इष्ट मित्र हैं जो अभी विजय शर्मा, हाँ। आप देख रहे होंगे कि पहली बार में ही वो विधानसभा का चुनाव लड़े और विजयी हुए। विजयी होने के साथ ही संगठन ने उनको इतना बड़ा दायित्व दिया कि आज वो मुख्यमंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी ही सोचती है। राजेश भाई थोड़ा सा चेंज करें, आपके शौक क्या है? मेरे शौक तो टोटल समाज सेवा का ही काम है मुख्य। मेरे को अगर मैं किसी के लिए हॉस्पिटल जाता हूँ, किसी के दुख सुख में काम आता हूँ तो मुझे बड़ी अंदर से प्रसन्नता होती है। और ये मैं आज आपको कैमरे के सामने बैठकर या आप मुझे पूछे हैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। मेरे को वो आप पब्लिक से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे शौक वास्तविक में ये कि मेरे को सेवा करने का जो मज़ा है, और दूसरा कृषि का। मेरे को खेती किसानी भी करने में मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बचपन से ही हमारे नाना ननिहाल में खेती बाड़ी का काम रहा है। तो मैं आज भी खेतों में जाता हूँ तो फावड़ा बेलचा कुदारी लेके मैं अपना कुछ न कुछ करने लगता ही हूँ। मैं जाता हूँ तो अपने फार्म हाउस में मैं खाली नहीं रहता, मैं कुछ न कुछ काम करते ही रहता हूँ। अब खेत में जैसे खेती किसानी में आप बोल रहे हैं, तो जिला पंचायत में तो काफी व्यापक जो रेंज है खेती किसानी का, जी उसमें कभी सोचा है आपने आगे क्या करना? नहीं, मैं वो ऐसा तो नहीं सोचा। मैं जो मेरी अभी काफ़ी मेरे पास तो ज़मीन
क्योंकि खेती ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री भी खासकर खेती किसानी किसान और ये उसमें, और आप उसी फील्ड के हैं, जी तो आपके पास तो एक व्यापक दृष्टिकोण है तो आगे बढ़ने का। मैं करता हूँ, छोटा किसान हूँ। मेरा व्यवसाय भी अगर पूछोगे तो किसानी है। तो मैं किसानी के तौर पे मैं जितना हो सकता है पॉसिबल उतना करने का प्रयास करता हूँ। नहीं, और मैं मेरे ख्याल से आपने जिला पंचायत में भी जो किसानों को ही जो नई टेक्नोलॉजी है ये इसके लिए आपने प्रेरित भी किया है और उसमें जी कोशिश भी करते रहते हैं। जी खासकर कृषि के मामले में केंद्र शासन की जो योजनाएं हैं जी उसको किसान अधिक से अधिक लाभ लें। जी इसमें कुछ बता सकते हैं कि उल्लेखनीय हो जो। अभी खेती किसानी के लिए, किसानों को उन्नत बनाने के लिए, किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जो केंद्र सरकार कर रही है आज तक किसी ने नहीं की है। सन 1947 से जब देश आज़ाद हुआ तो किसानों की स्थिति इतनी बद से बदतर थी, आप सभी को मालूम है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, चाहे केंद्र में बनी चाहे राज्य में बनी, किसानों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उनको बोनस दिया गया और किसानों को नाना प्रकार के लाभ दिए गए। आज प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जा रहा है। 2-2 हज़ार तीन किस्तों में पैसा दिया जा रहा है और किसान आज की डेट में किसान काफ़ी उन्नत है, उन्नत कर प्रकार की कृषि कर रहा है और संपन्न भी है। किसान संपन्न भी हो चुका है। पहले जो किसान था बहुत गरीब था, आज किसान हर प्रकार से संपन्न हो चुका है। आप ना सेवा भाव आपने शुरू से ही, आप बोल भी रहे हैं मनोरंजन, मनोरंजन के नाम में सेवा करना ही आपको सबसे अच्छा मनोरंजन लगता है जी जी या सबसे अच्छा सुख भी देता है वही। जी तो खासकर अभी कोरोना काल आया था जी जिसमें तो जी जी उसका कोई उल्लेख करेंगे कि जो आज भी याद हो आपको बताने मैं लायक। कोरोना काल में बिना मास्क के, मैं भी, मेरा भाई भी और मेरा बेटा भी 2-3 बार मेरे साथ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जब सामग्री वितरण करने के लिए जाते थे गरीब लोगों के पास, तो मेरा बेटा भी गया है, मेरा भाई भी काफ़ी सेवा किया है। मैंने तो प्रतिदिन बिना मास्क के, और डॉक्टर साहब ने भी जो बहुत सारी यहाँ सामग्री राजनांदगांव जिले में बंटवाए, विधानसभा से लेकर जिले में जहाँ जहाँ जिनको जो आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि उनका विधानसभा था तो छोड़कर दूसरे विधानसभा में भी काफ़ी सहयोग किए हैं। तो मैं काफ़ी कोरोना काल में पूरे समय मैं गरीबों की सेवा करता रहा और माँ शीतला के आशीर्वाद से मेरे को वो कोरोना जो इतनी महामारी ऐसी आई तो मेरे आसपास भी नहीं आ पाई। और मैं हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टरों के पास ले जाना, उनको प्रिस्क्रिप्शन फ़ोन पे प्रिस्क्रिप्शन दिलवाना मरीजों को, और ये सब मैं करता रहा। और मुझे काफ़ी लोग भी मुझसे काफ़ी जुड़े रहे शहर के चाहे ग्रामीण के। तो ग्रामीण में कोरोना के मरीज बहुत कम पाए गए, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा रहे। तो मैं शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण में बराबर पूरी सेवाएं दी हूँ। अब दोनों का तालमेल कैसे बैठा पाते हैं आप? शहरी क्षेत्र में भी आपके व्यापक आपके काम हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी आपके काम, दोनों में तालमेल कैसे बैठा पाते हैं? वो सब एक दूसरे से प्यार है ये, और काम करने की सबकी अपनी अपनी शैली होती है। मैं 10 साढ़े 10 बजे घर से निकल ही जाता हूँ किसी भी हाल में, और जब आवश्यकता रहती है काम की तो मैं सुबह भी निकल जाता हूँ, 7 बजे 8 बजे निकल जाता हूँ। क्षेत्र में जिस हिसाब से काम रहे या कुछ कार्यक्रम रहे, तो मैं लगभग दिन तो मैं लगभग ग्रामीण क्षेत्र में देता हूँ। कभी रहा तो शहर में भी देता हूँ, नहीं तो शाम के जब वहाँ से आता हूँ तो मैं बताता हूँ उनको, टाइमिंग देता हूँ कि भाई मैं शाम के इतने बजे आऊँगा, मैं आपको कहीं मेडिकल कॉलेज ले जाऊँगा तो हॉस्पिटल जाऊँगा। दिन में रहा तो कभी तहसील का काम है, जिला पंचायत का काम है, जनपद का काम है। तो मैं सारी चीज़ों में मैं अपना दिन भर लगभग मेरा रात का कोई शेड्यूल नहीं है। मैं रात के 2-2:30 बजे के पहले सोता नहीं हूँ। तो आपका ना दिन भर शेड्यूल है, रात को भी आपका ठिकाना नहीं है, हाँ, घर में समय देते? घर वाले ही इसी चीज़ से परेशान है। आज भी मैं जब आपसे बात करने के लिए भी मैं यहाँ आया हूँ तो यही चीज़ बोले कि अभी आए हो, खाना भी नहीं खाए हो, फिर जा रहे हो करके। मैं बोला भाई जाना ज़रूरी है मेरे को, तो घर वालों को समय नहीं दे पाता। अभी मेरे बीच में बच्चे का एडमिशन था, बीबीए का 12th क्लियर किया बेटा मेरा, तो रायपुर में उसका एडमिशन कराने जाना था। अब उसी वक्त विधानसभा का सामने इलेक्शन भी था, 2 महीना पहले की बात थी। तो मिसेज भी नाराज़ हो गई, बेटा भी नाराज़ हो गया।
तो ऐसे कई समय आए, जैसे मेरी बेटी अभी रावतपुरा कॉलेज में लेक्चरार है। वो बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों को पढ़ाती है, बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों को। तो मेरी बेटी वहाँ लेक्चरार है, एमएससी कर ली है, पीएचडी करने वाली है वो। तो मेरी बेटी की भी तबीयत खराब हुई थी इस बीच में, तो मैं नहीं गया था। तो मेरी पत्नी मेरे से काफ़ी नाराज़ रही तब तक। उस समय तो एक हफ्ता तक हाँ नहीं, खाना खा लो, नाश्ता कर लो, बस यहाँ तक बोली, लेकिन बात नहीं करती थी। फिर बेटी भी मेरे तबीयत खराब होने की पापा नहीं आए, तो खैर बेटी तो समझ गई कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वो, लेकिन मिसेस एक सप्ताह नाराज थी। नहीं, ठीक है। जितनी राजनीतिक जिम्मेदारियां बाहर की जिम्मेदारी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी एक प्रकार से कहा जाए तो भाभी जी ही उठाई हुई हैं। हाँ, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी पत्नी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी पत्नी हर किसी को मिले, और ऐसी सोच भी हर पत्नी की हो कि जो सामाजिक फील्ड में काम करते हैं उनके बारे में सोच रखे। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई थी, इसलिए नाराज़ हुई थी। जैसे बच्चे का एडमिशन और बेटी की तबीयत खराब हुई थी, उस वक्त नहीं जा पाया था। तो अभी भी मेरे बोलते हुए मेरी आंखें थोड़ी नम हुई हैं। तो मिसेज जो है हमेशा सपोर्ट करती है मेरा, और समझती है कि वो घर में मैं समय ना दूं, बाहर वालों को समय देता हूं, तो वो समझती है कि अगर ये उनको समय नहीं देंगे तो मैं तो थोड़ी देर के लिए नाराज होकर ठीक हो जाऊंगी, लेकिन बाहर वाले वो नाराज नहीं होंगे तो वो ठीक नहीं रहेंगे। तो इसलिए मेरे को बराबर सपोर्ट करती है। अब आपने क्या सोचा? अभी मैं तो सेवा जो है मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जो शुरू से मैं करते आया हूँ वो सेवा तो मैं निरंतर करते रहूँगा, मरते दम तक करते रहूँगा। क्योंकि मेरे जीवन में एक खेती किसानी से लेके दूसरा कोई वर्ड है, शब्द है, तो वो है समाज सेवा। तो समाज सेवा तो मैं मरते दम तक करूँगा, और भारतीय जनता पार्टी में ही रह के करूँगा। मुझे और कहीं भी दूसरे जगह किसी प्रकार का, कई जगह मेरे को बीच में मेरे को लुभावने मेरे को, और जैसे और लोगों के लिए किए थे वैसे मिले, लेकिन मैं तो साफ इनकार कर दिया, भैया मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के मैं कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। राजेश जी, राजनांदगांव जिले में जी हालांकि अपने छत्तीसगढ़ में भाजपा आ गई जी और अच्छे मार्जिन से आई है, जी और राजनांदगांव जिले में राजनांदगांव को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह कांग्रेस है। जी डोंगरगढ़ में आपने काफी प्रयास किया, जी आप बहुत बड़े दावेदार थे। जी। तो आपको लगता नहीं कि आपकी संभावनाएं अभी भी है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पूरा, क्या बोलते, विधानसभा ही नहीं, पूरा जिला बोल रहे हैं कि राजेश श्यामकर को अगर टिकट मिली होती तो निश्चित ही राजेश श्यामकर जीता होता। तो संभावनाएं तो जब तक मनुष्य जीवित है तो संभावनाएं तो बनी रहती हैं। मैं आगे भी प्रयास करूंगा, और मैं पार्टी को लगेगा कि अब उनके अनुकूल मैं सही बैठा हूं तो मुझे टिकट देगी, और मैं जनता की सेवा, टिकट मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो भी करूंगा। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ आज्ञाकारी कार्यकर्ता हैं, जी हाँ। जो भी भाजपा का संगठन कहे जी वो कार्य करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप लोग सभी मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं और पूरे जिले के सभी जो भाई बहन लोग हैं, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि ठीक है, मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं मिली है, लेकिन मेरे दायित्वों में कोई कमी नहीं आई है। आज भी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ भारतीय जनता पार्टी का, मैं जिला भाजपा का मंत्री हूँ। तो ऐसे विभिन्न पदों के द्वारा मैं जनता की सेवा करता रहूँगा, और निश्चित ही जो मेरे पास या मेरे को सुनने में आया उसके लिए मैं आगे बढ़कर उनकी सेवा करता रहूँगा। राजेश जी, आपको लगता नहीं कि राजनांदगांव विधायक जी अब विधानसभा अध्यक्ष हो गए? जी जी। तो बोला जाए तो वैचारिक रूप से वो किसी पार्टी का ना होके हाँ हाँ, वो प्रकार से आप कर भी नहीं सकते सामने, है ना? संवैधानिक पद हुए। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, जी खासकर राजनांदगांव जिले में। जी। आपको क्या लगता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की जो जिम्मेदारी और बढ़ गई है, तो कैसे इसका निर्वहन करेंगे? यहाँ मेरे वरिष्ठ नेता लोग भी हैं, और विभिन्न दायित्वों पर बैठे पूर्व दो सांसद हैं, माननीय अभिषेक सिंह जी,
मधुसूदन यादव जी, और वर्तमान में सांसद भी संतोष पांडे जी भी हैं यहाँ। तो राजनांदगांव जिला, डॉक्टर साहब चूंकि यहाँ के विधायक होने के नाते वो यहाँ पे किसी प्रकार की, मैं समझता हूँ कि जनता को किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। मूलभूत सुविधाएं तो आपने देखा है कि 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो राजनांदगांव किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से विकास की गंगा बही, आम लोगों की हर समस्याओं का समाधान हुआ, तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। तो आज भी हमारे विधायक जो है, पहले तो हमारे विधायक हैं, ठीक है, संवैधानिक पद पर आज बैठ गए हैं स्पीकर बन के, लेकिन राजनांदगांव को किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। विष्णुदेव साय जी जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री आज की डेट पे, हमारे आज 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साव जी, विजय शर्मा जी। तो राजनांदगांव शहर के लिए सभी लोगों का लगाव है, और हम लोग सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं और सेकंड पायदान पर काम करने वाले, थर्ड पायदान पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, हम सारी समस्याओं को लेकर जाएंगे, उनका समाधान निश्चित ही होगा। और राजनांदगांव को, किसी जिले के सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग को किसी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है कि 5 जगह अभी कांग्रेस के विधायक बैठे हैं, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही विधायक काफ़ी है अब सबके लिए, डॉक्टर रमन सिंह जी। इस क्षेत्र में काम बहुत अच्छे से होगा, और किसी प्रकार की न निधि की, न किसी की सड़क की, नाली की मरम्मत के अन्य विषयों पर जहाँ जहाँ ग्रामीण से लेकर शहर में हर प्रकार के काम होंगे। राजेश जी, 22 जनवरी को रामलला स्थापित हो रहे हैं जी, विराजमान होने जा रहे जी। हैं, क्या प्लान? रामलला जी का काफ़ी समय से आप लोग ने सुनते हुए आया कि हम तारीख भी बताएंगे और मंदिर भी वहीं बनाएंगे। आज तारीख भी बता दिए हमने, मंदिर भी वहाँ बना दिए हैं। आज वहाँ से काफ़ी मात्रा में अनुषंगिक संगठनों के द्वारा हर घरों में हम अक्षत पहुँचाने का काम कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उनको राम दरबार तक ले जाने की और लाने की सबकी व्यवस्था हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता लोग कर रहे हैं, और सबको रामलला का दर्शन कराकर उनको यहाँ लाएंगे। और आज रामलला का मंदिर बनने के बाद और वहाँ जाने के लिए इतने ललायित हैं सारे लोग जिले के कि सब कोई अपनी अपनी बात बताए जा रहे कि हम भी चलेंगे करके, और सबको हम ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। वहाँ राम जी का दर्शन करा के सभी को लाएंगे, और सबके जीवन में और पूरे छत्तीसगढ़ में राम जी के दर्शन करके राम जी का आशीर्वाद सबके जीवन में रहेगा, और ये छत्तीसगढ़ फलता फूलता रहेगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और सब खुशहाली से जीवन जिएंगे और सब सुखी हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। राजेश जी, लोकसभा चुनाव जी, भाजपा हाईकमान चौंकाने के लिए माहिर है जी। अभी फिर चौंकाने वाला कैंडिडेट हो सकता है? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा, क्योंकि हम लोग एक कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो है योग्य व्यक्ति को देखती है कि क्या वो योग्य व्यक्ति उनके दिमाग पे या सर्वे पे कैसा खरा उतरेगा, ये पार्टी तय करती है। हम लोग कार्यकर्ता लोग सिर्फ काम करते हैं, हम लोग बता नहीं सकते कि कौन वास्तविक होगा या चौंकाने वाला नाम होगा, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा। ये थे राजेश श्यामकर जी, जो बता रहे थे कि सेवा भाव से कैसे सफलता पाई जा सकती है और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। अगले एपिसोड में फिर कोई नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।